नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम रिव्यू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास नामक इस पुस्तक का, जिसे हरीश चंद्र वर्मा ने लिखा है। ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है और दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये जो पुस्तक है ये आईएएस के एग्ज़ाम के मेंस के अंदर और प्री के हिसाब से भी बहुत शानदार पुस्तक है। जो आईएएस की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी ये पुस्तक बहुत शानदार है। इसके अलावा ये जो पुस्तक है आपको स्कूल लेक्चरर के अंदर एक बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराएगी और कॉलेज लेक्चरर के अंदर तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंदर समझाया गया है। इससे बाहर कुछ जाने का नाम ही नहीं है भाई, लगभग इसके अंदर आ जाएगा सब कुछ। अब मैं आपको इसकी जो है विषय सूची दिखा देता हूँ। इसकी विषय सूची के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं आप इसमें देखिए कि इसमें एक ख़ास बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो चैप्टर है उसे, जैसे एक चैप्टर है, जैसे आप देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक स्थिति, इसे गोविंद प्रसाद उपाध्याय राजधानी कॉलेज ने लिखा है। इसके आगे दक्षिण भारत आ गया, इसे संतोष कुमार शुक्ल ने लिख दिया। फिर उसके बाद में आप देखिए कि राजतंत्रीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास सांस्कृतिक प्रगति, इसे गोविंद प्रसाद उपाध्याय ने लिखा। ऐसे ही इसके अंदर ये एक अलग चीज़ है कि भी हर टॉपिक पे हर एक अलग अलग व्यक्ति ने इस पर प्रयोग किए, जैसे प्राकृत साहित्य, फिर दक्षिण भारत का शासन व्यवस्था, फिर तुर्कों का आगमन। इसके अलावा फिर आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार, खलजी वंश, तुगलक वंश, मंगोल आक्रमण। मतलब बहुत ही डिटेल से उस पुस्तक के अंदर दिया गया है। अगर आप स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के संदर्भ में, और इसके अलावा जैसे पीजीटी और एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत शानदार है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इस एक पुस्तक को मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है एकदम। अब आप इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत एवं दक्षिण भारत सारा है इसके अंदर, दक्षिण भारत का। फिर दिल्ली सल्तनत के विघटन का काल, अफगान राजपूत संबंध, अफगान मुगल संबंध, उत्तर मुगल काल, उत्तरी भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय, फिर चोल चालुक्य साम्राज्य के पतन, बाद में दक्षिण और चार प्रादेशिक राज्यों का उदय, दक्षिण भारत में तुगलक पतन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय, विजयनगर साम्राज्य। लगभग सभी इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो इसके अंदर उपलब्ध है आपको। और आपको इस पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी पुस्तक के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो मध्यकालीन भारत के जो 2 पार्ट आते हैं इसके, ये एक पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट का रिव्यू भी हम करेंगे। अब आप ये देखिए कि बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, फिर मध्यकालीन दक्षिण भारत में सामंतवाद, प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब सभी टॉपिक कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। बहुत मेहनत करी है इस पुस्तक पर। अक्ता प्रणाली, जो कुछ किसी पुस्तकों में कुछ नहीं मिलता वो इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। राष्ट्र व्यवस्था, सैन्य संगठन, सल्तनत काल में राज्य धर्म, तकनीकी आर्थिक विकास की प्रक्रिया, तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन, उत्तर भारत में व्यापार उद्योग, दक्षिण सल्तनत दिल्ली सल्तनत में अधीन शहरीकरण, पूर्व मध्य भारत में मुद्रा प्रणाली, दक्षिण भारत में व्यापार एवं उद्योग, मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन। फिर देखिए आप वास्तुकला, चित्रकला, संगीत का विकास, भाषा एवं साहित्य का विकास। ये बहुत सारे टॉपिक है जो आपको कई पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, इसमें मिलेंगे आपको। मध्यकालीन भारत में हिंदी साहित्य का विकास, मतलब जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो इस पुस्तक में मिल जाएंगे और आपको ये सफलता दिला देगी पुस्तक। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक लेखन की प्रवृत्तियाँ, ये जो है ये नेट का एक चैप्टर है और कॉलेक्शन के अंदर जो है इतिहास लेख है उसका भी एक चैप्टर इन्होंने इसमें दिया है। इसमें आप देख सकते हैं 529 पेज है और ये पुस्तक ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 150 से 200 रुपये में आ जाएगी। हालांकि इसके अंदर 529 पेज है, पर ये एक सरकारी किताब है तो उस हिसाब से आपको बहुत ही कम मूल्य पे उपलब्ध हो जाएगी। अब मैं आपको इसका जो है एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, इसकी गहराई कितनी है और इसमें मतलब ये आपको इस पुस्तक को आप किस एग्ज़ाम के अंदर काम में ले लेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भी इसके अंदर गलती बहुत कम है, एक तो क्योंकि इसे बहुत ही अनुभवी लोगों ने लिखा है तो उस हिसाब से गलती होने के तो चांस इसके अंदर है ही नहीं। और छोटी कोई वर्तनी संबंधी गलती ज़रूर हो सकती है, उसके लिए तो अपने इसको दोष नहीं दे सकते, पर इसके अंदर गलती न के बराबर है। अब आप इसके अंदर देखिए, जैसे ये चौथा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक फ़क्रे मुदब्बिर के अनुसार जब मौजूदीन मोहम्मद गोरी ने 1205-6 में खोखरों को हराकर गजनी वापस लौट रहा था तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि नियुक्त किया। अब प्रश्न आ सकता है कि भी किसके अनुसार ये बात हुई, फ़क्रे मुदब्बिर के अनुसार, ठीक है। अब उसे मलिक के पद प्रदान किया गया और उसे वली अहद उत्तराधिकारी घोषित किया गया। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक किसने पद प्रदान किया गया, गोरी ने, ठीक है। ऐसे ही मतलब बहुत ही छुपे हुए प्रश्न
या जैसे आप देख सकते हैं कि उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा, लाखों का दान करने वाला। मिन्हाज ने उसकी 3 बेटियों का उल्लेख किया, जिसमें से एक का विवाह इल्तुतमिश से हुआ, दूसरे का विवाह एक की मृत्यु के बाद कुबाचा से किया गया। अतः बदायूं में गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा गया। इसे इल्तुतमिश ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये इल्तुतमिश के संदर्भ में है। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वह इलबारी जनजाति का तुर्क था। उसका पिता इलम खां एक जनजातीय सरदार था। मतलब सभी डिटेल्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ नहीं है, लगभग चीज़ें इसके अंदर हैं। जो मध्यकाल को शुरू से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत शानदार है, आप इसे देख सकते हैं। अब ये देखिए कि भी कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, आजकल इनका ट्रेंड हो चुका है कि भी किस शासक ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो अब जैसे 4 लोगों के नाम आ जाएंगे। अब उसी हिसाब से मैं आपको इसके आगे और दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देखिए कि इसने ऐतगिन को अमीर हाजिब और मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। ये रजिया के संदर्भ में आप सबको ही पता है। फिर ऐतगिन को रजिया ने बदायूं का अख्तादार और फिर मीर हाजिब जैसा महत्वपूर्ण पद दिया। इल्तुतमिश के एक अन्य अमीर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को रजिया ने पहले बरन और फिर तबर हिंद बठिंडा का अख्तादार नियुक्त किया। रजिया के उपकारों के बदले इन्हीं दोनों ने विश्वासघात किया। मतलब बहुत ही शानदार इस पुस्तक को लिखा गया है। अब जैसे इसके अंदर रजिया याकूत के संबंध चालीसा के असहनीय थे, वे रजिया का अपमान और अवहेलना सहनी पड़ी थी। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इसे लिखा है। और आप कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जो जिसमें कम भी है, ज़्यादा भी है, फैक्ट भी है। पर अगर आप कॉलेज लेक्चरर और नेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास के संदर्भ में, मध्यकालीन के संदर्भ में, तो आप इस पुस्तक के साथ जाएंगे तो आपका कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए इसमें जलालुद्दीन खिलजी, ये तुम जानते हो कि मेरे पूर्वजों में कोई भी शासक नहीं था जिसने राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलते। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी सेवा करी। उस शासक के भय और गौरव ने मेरे हृदय को अभी नहीं त्यागा है। यह महल बलबन ने बनवाया था, यह जब वह खान था, और उसके पुत्रों और संबंधियों की संपत्ति है। ये देखिए, ऐसी अगर कोटेशन कहीं किसी पुस्तक से आएगी तो वो इस पुस्तक से ही आएगी। अब आगे इनकी एक नई कोटेशन है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी कोटेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब इसके संदर्भ में हैं। मतलब बहुत शानदार तरीके से इसको लिखा गया है और आपके काम में ये पुस्तक आएगी, निस्संदेह आपको सफलता दिलाएगी। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि टोटल जैसे न्याय व्यवस्था, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, मतलब हर एक चीज़ को डिटेल से लिखा गया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसे लिखा गया है। कर प्रणाली, अब ये जैसे तुगलक वंश है, जैसे इसी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इसी के नाम से तुगलक वंश का नाम प्रारंभ हुआ। अब जैसे खुसरो खां ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सभी बड़े बड़े अमीरों और अफसरों को अपने पक्ष में करने के लिए खजाने का पैसा पानी की तरह बनाया। ये वही जो कहानी आपको पता है, प्रचलित है कि खुसरो खां ने पहले पैसा दिया था और उसके बाद में जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी इसी पैसे के चक्कर में जो निज़ामुद्दीन औलिया संत थे उनके साथ एक जो विवाद भी हो गया था। तो उसमें उनका ये कोटेशन भी है कि हनूज दिल्ली दूरस्त। ऐसा ही फिर आप देखिए कि सुल्तान गयासुद्दीन ने उस समय सबसे धनी उस समय सब धनराशि को वापस खजाने में जमा करने के लिए कहा। खुसरो खां ने मनमाने रूप से उन्हें दी थी। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को भी पैसे लौटाने के लिए कहा गया। उन्हें धार्मिक अनुदान के रूप में खुसरो खां के समय दिया गया था। इस घटना के कारण सूफी संत और सुल्तान में काफ़ी मनमुटाव हुआ। कुछ समय बाद गयासुद्दीन को बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए लखनऊ जाना पड़ा। वापसी पर यह प्रश्न दोबारा उठ सकता था, किंतु इससे पहले ही सुल्तान के लिए दिल्ली दूर हो गई। मतलब ऐसे प्रश्न जो मतलब आपको नॉर्मल पुस्तकों में नहीं मिलेंगे वो उसके में मिल जाएंगे। जैसे मलफुजात यानी सूफी साहित्य को कहा गया है के अनुसार गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण सुल्तान द्वारा शेख निज़ामुद्दीन औलिया को परेशान करना था। अब जैसे ऐसा भी आ सकता है कि मलफुजात किसे कहा जाता है, मतलब हर चीज़, जैसे किसी चीज़ की मतलब कोटेशन या उसका क्या मतलब। जैसे ये देखिए, बहुत सारी पुस्तकों के अंदर ये रहता है कि जो सांकेतिक मुद्रा थी वो किसकी थी। अब इसके अंदर सब डिटेल में दिया गया। अब जैसे तांबे या कांसे के सिक्के बनवाकर लोगों ने सरकार को धोखा देने की कोशिश करी। सुल्तान खजाने से इन्हीं सिक्कों के बदले सोने के सिक्के प्रदान किए। मतलब किसके अनुसार किसने क्या लिखा है, मतलब किस प्रकार का था फिरोज़ तुगलक, ये जो आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही मतलब ये
बहुत ही, अब देखिए एक ये देखिए आप भाई, मोगंस्की की मृत्यु के बाद मुगल राज्य चार भागों में विभाजित हो गया। गोल्डन होर्ड, जिसका नियंत्रण वोल्गा स्टेपी और दक्षिणी रूस पर था। इक इल खान ने अफगानिस्तान और ईरान के अधीन रखा गया। चगताई ने मध्य एशिया के ऊपर कब्जा किया। युआन वंश, जैसे चीन और उसके पड़ोसी, मतलब ऐसे अगर मिलान करने वाले प्रश्न आए तो यहाँ से डायरेक्ट आने की संभावना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भी आप इस पुस्तक के साथ जाएं जो लोग कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें। हाँ, जो लोग अभी स्कूल लेक्चरर का पेपर देंगे वो इसको नहीं उठाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी बुक है और इसका ये एक ही पार्ट है जिसमें 529 पेज है। इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है भाग 2, उसका रिव्यू हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पुस्तक को कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर के हिसाब से और KVS NVS के PGT हिस्ट्री के हिसाब से इसके साथ जा सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको किसी और पुस्तक के साथ नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद साथियों।